अनीता की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन उपेंद्र बाबू ने शादी नहीं की। जब अनीता 16 साल की हुई तब घर में एक औरत की ज़रूरत थी, इसलिए समाज वालों के बहुत कहने सुनने पर उपेंद्र बाबू ने दूसरी शादी की। इसलिए अनीता की जब शादी हुई तो वो मायके जाना ही छोड़ दी, क्योंकि पिता को छोड़कर अपना कहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सभी सौतेले थे। मायका विहीन बहू के ससुराल में कोई पूछ नहीं थी। अवसाद की स्थिति में जब जब हताश होती, रमेश कहता, सब्र से काम लो। अब वह कितना सब्र रखे? रमेश का क्या, सारा दिन तो वह दुकान पर रहता है। घर में सासू माँ, जेठानी और ननद के नाम के बीच वह पिसती रहती। फुर्सत तो उसे होना ही नहीं है। थोड़ा आराम करने बैठी नहीं कि सासू माँ की आवाज़, अनीता एक कप चाय दे देना, अनीता कपड़ा फैला देना, अनीता यह कर देना, वह कर देना, इत्यादि इत्यादि। अगर वह जानती कि उसका यही हश्र होना है तो वह अवश्य अपनी सौतेली माँ से चूल्हा चौकी ही सीखती। यह उच्च शिक्षा की बेकार डिग्रियाँ घर गृहस्थी के पाठ में पीसते हुए पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे में कोई कैसे किसी जॉब की तैयारी कर सकता है? ऊपर से कोई कॉपरेट करने वाला भी नहीं है। अनीता ने अपने पिता से कहा था पहले उसे अपने पाँव पर खड़ा होने दिया जाए, मगर सौतेली माँ ने स्पष्ट कर दिया कि हमें जो पढ़ाना लिखाना था पढ़ा दिया, अब इन्हें मेरे बच्चों को देखना है। तू शादी कर या कुंवारी रह, यह तेरा फैसला होगा। अनीता असमंजस में थी, क्योंकि वह अकेली थी, सौतेले भाई बहन छोटे ही थे। नई माँ से अनीता को कोई नुकसान नहीं था, परंतु धीरे धीरे जब उनके बच्चे हुए तो उनका व्यवहार अनीता के प्रति बदल गया। लेकिन तब तक अनीता भी बड़ी हो चुकी थी, उसका भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो चला। परंतु जैसा कि हर दूसरा विवाह का परिणाम होता है, वही उपेंद्र बाबू के साथ भी होने लगा। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने दूसरा विवाह किया था। बढ़ती उम्र का असर होते ही पत्नी लीला ने लगाम कसना शुरू कर दिया। फिर छोटे छोटे बच्चे भोला, श्याम और सुमन के प्यार ने भी उन्हें पत्नी का आश्रित बना दिया। अनीता को इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जब शादी की बात चली तो उसकी एक भी नहीं चली। घर परिवार खानदान देखकर उसका विवाह हो गया, मगर किस्मत ने उसे ससुराल में मानसिक सुख से वंचित कर दिया। शादी के बाद अनीता सौतेली माँ के बदले व्यवहार के कारण मायके जाना छोड़ दी थी। अपनी माँ तो थी नहीं जो जानती बेटी का सुख दुख। शादी के बाद अनीता ना तो मायके गई और न ही अनीता के मायके से कोई बुलावा आया। अनीता का मायके से मुख मोड़ना ही उसे ससुराल में उठल्लू बना दिया। जेठानियों के मायके वाले आते, जेठानी के लिए सौगात, उनके बच्चे के लिए खिलौने, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह। मगर अनीता के भाई बहन थे, लेकिन सौतेले। हर साल की तरह इस साल भी अनीता अपने सौतेले भाई को राखी भेज दी। वह जानती थी कि उसकी राखी की कोई कीमत नहीं उसकी सौतेली माँ की नज़रों में, फिर भी वह अपने छोटे भाइयों के लिए राखी भेजती थी। लेकिन ससुराल में यही एक दिन था जो सबके सहानुभूति अनीता की तरफ हो जाते थे। इस बार रक्षाबंधन में जेठानी का भाई आया। जेठानी बोली, अनीता तू भी मेरे भाई को राखी बांध दो, मेरा भाई भी तुम्हारा भाई हुआ। अनीता ने हाँ कह दी। राखी बांधने के समय उसकी जेठानी अपने भाई से बोली, इस बेचारी की किस्मत में भाई होते हुए भी भाई को राखी बांधने का सौभाग्य नहीं है। मायका में सौतेली माँ पूछती ही नहीं, इसलिए मैंने इसे तुम्हें राखी बांधने को कहा। जेठानी द्वारा इस तरह की बात कहा जाना अनीता को अच्छा नहीं लगा, मगर वह क्या करती। राखी की थाल फजी उसके हाथों में थी। वह चुपचाप जेठानी के भाई को राखी बांध दी। जब वापस जाने लगी तो जेठानी का भाई सदी बोला, दीदी अब से इस घर में मेरी 2 बहनें हो गई। अब हर साल मेरी कलाई पर 2 राखियाँ हुआ करेंगी। हाँ संदीप, जेठानी बोली। उसकी बातें सुन अनीता की आंखें सजल हो गई।
वह सोचने लगी, भले मेरी सास ननद जेठानी मुझे और दिन नहीं पूछती हो, मगर साल के इस दिन उसके सहानुभूति और स्नेहपूर्ण व्यवहार उनके साल भर के बुरे व्यवहार को भुला देने के लिए काफ़ी है। इधर भोला, श्याम और सुमन भी बड़े हो गए थे। वह अपनी माँ से अनीता दीदी को बुलाने के लिए कहने लगे। खून का रिश्ता आखिर खून का रिश्ता होता है। सौतेला होने के बावजूद समझदार होने पर इन भाई बहन का अनीता दीदी के लिए प्यार उमड़ने लगा। यह देख उपेंद्र बाबू लीला से बोले, सभी भाई बहन प्रेम से रहे, यही मैं चाहता हूँ। विवाह के बाद आज तक अनीता यहाँ नहीं आई, जाने उसके मन में कौन सा दर्द है। फिर तुम भी नहीं बुलाई। अब बच्चे अनीता को बुलाना चाह रहे हैं, रक्षाबंधन है, दोनों भाई को अनीता को लाने भेज दो। भाई को देख गिले शिकवे भूल कर वह पुनः मायका आएगी। उपेंद्र बाबू की बात सुन लीला कुछ देर चुपचाप सोचती रही, फिर उठकर बच्चों के कमरे में चली गई। उसके हाथ में अनीता की भेजी हुई राखी थी। उसने सुमन से कहा, अनीता दीदी के लिए सुंदर गिफ्ट पैक करो। दोनों भाई ससुराल जाकर राखी बंधवाएंगे, फिर अपने साथ अनीता दीदी को भी मना कर लाएंगे। यह सुनकर भोला और श्याम खुशी खुशी तैयार होने लगे। शाम के वक्त अनीता की सास बोली, अनीता देखो तो तुम्हारे मायके से तुम्हारे भाई आए हैं। अनीता को पहले अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जब बाहर निकल कर देखी तो उसकी आंखें रो पड़ी। दोनों छोटे भाई बड़े हो चुके थे। वह भी लगभग 6-7 साल से मायके नहीं गई थी। खुशी के आंसुओं के साथ ससुराल में पहली बार उसने अपने भाइयों को राखी बांधी। दोनों भाई बोले, दीदी आपको हमारे साथ चलना होगा। माँ पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। बरसों से मायका के प्रति मन में भरी गुबार आंखों से बह गई। अनीता को मायके जाना है, यह सुन सास ननद जेठानी भी बहुत खुश हुई। सच में एक महिला के लिए ससुराल और मायका का दोनों का प्रेमपूर्ण संबंध जरूरी होते हैं। मायका में पूछ होते ही अनीता को ससुराल में भी सम्मान मिलने शुरू हो गई। इसलिए कहा जाता है, जिन लड़कियों का मायका सामर्थ्यवान है तो ससुराल में भी उनको सम्मान मिलता है। अगर किसी कारणवश किसी लड़की का मायका छूट जाता है तो फिर ससुराल में सहानुभूति तो मिल सकती है, लेकिन सम्मान नहीं।